Hello class, good morning. Good morning, sir. Good morning class. कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? हाँ सर। चलिए बढ़िया है, ठीक बने रहिए सभी लोग। अपना अपना रोल नंबर मतलब अटेंडेंस पोस्ट करते रहिए नाम और रोल नंबर के साथ, जितने लोग भी अभी प्रेजेंट हुए हैं, ज्वाइन किया जिन्होंने। ठीक है, तो आज ऑब्जेक्ट डायग्राम देखते हैं। जैसे पिछली क्लासेस हम लोगों ने क्लास डायग्राम देखा था, क्लास डायग्राम कैसे हम लोग बनाते हैं, क्या क्या सिंबल्स यूज करते हैं। तो आज ऑब्जेक्ट डायग्राम देखते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट डायग्राम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम क्लास डायग्राम्स। सो ऑब्जेक्ट डायग्राम्स आर डिपेंडेंट अपॉन क्लास डायग्राम। जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट डायग्राम बनाते हैं वो क्लास, जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो क्लास पर डिपेंडेंट होता है। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? एक क्लास के सिमिलर एंटिटीज होते हैं। एक ही क्लास में जब हम कुछ चीज़ें बनाते हैं, जैसे पिछले एग्जांपल में, पिछली क्लास में जैसे बताया था कि अगर हम फ्रूट नाम की क्लास बनाए तो मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, बाकी इस तरह के इसके सब इसके जो भी फ्रूट्स आएंगे वो सब इसके ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे। सिमिलर टाइप ऑफ थिंग्स, जैसे एरे में अगर हम लोग देखें तो क्या रखते हैं? सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यूज रखते हैं। अगर इंटीजर है तो सारी इंटीजर रखते हैं, फ्लोट है तो फ्लोट रखते हैं। इसी तरह क्लास में जब हम बनाते हैं तो सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट, सिमिलर टाइप की थिंग्स को हम जब कंबाइन करते हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट होता है, वो सारा से रिलेटेड होता है एक क्लास से। तो ऑब्जेक्ट डायग्राम क्लास डायग्राम से ही डिराइव होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट डायग्राम रिप्रेजेंट्स एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास डायग्राम, मतलब कि एक रनिंग सिस्टम का एक पार्ट रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट डायग्राम। ठीक है, मतलब कि एक फुल सिस्टम होता है वो क्लास रिप्रेजेंट करता है, और उस रनिंग क्लास में किसी भी इंस्टेंस पर अगर हम कुछ चीज को मेजर करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट की उसमें आता है। रिप्रेजेंट्स एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास डायग्राम। द बेसिक कंसेप्ट्स आर सिमिलर फॉर क्लास डायग्राम एंड ऑब्जेक्ट डायग्राम। ऑब्जेक्ट डायग्राम आल्सो रिप्रेजेंट द स्टैटिक व्यू ऑफ अ सिस्टम। जैसे क्लास भी स्टैटिक व्यू को रिप्रेजेंट करता है, ऑब्जेक्ट भी स्टैटिक व्यू को रिप्रेजेंट करता है, बट दिस स्टैटिक व्यू इज अ स्नैपशॉट ऑफ द सिस्टम एट ए पार्टिकुलर मोमेंट। ठीक है, जैसे क्लास डायग्राम का मतलब क्या है कि हमने कुछ इनपुट दिया और कुछ हमको आउटपुट मिल गया, तो वो एक बाहर से हम चीज़ों को देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट डायग्राम की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट डायग्राम में क्या होता है कि स्टैटिक तो ये भी होता है, लेकिन इसमें बस क्या होता है कि एक रनिंग टाइम पर हम इसको जब मेजर लेते तो वो हमारा ऑब्जेक्ट डायग्राम के उसमें आता है कंडीशन में। ठीक है, दिस स्टैटिक विद स्नैपशॉट ऑफ अ सिस्टम एट ए पार्टिकुलर मोमेंट, मतलब कि अगर कोई चीज़ अगर रनिंग कंडीशन में है तो रनिंग में अगर हम उस दौरान जिस भी टाइम पर उस सिस्टम को व्यू करेंगे तो वो हमारा ऑब्जेक्ट डायग्राम आता है। ठीक है, इसका आगे एग्जांपल भी दिया, उससे भी समझेंगे। पर्पस ऑफ ऑब्जेक्ट डायग्राम, इसका पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ ऑब्जेक्ट डायग्राम शुड बी अंडरस्टूड क्लियरली टू इम्प्लीमेंट इट प्रैक्टिकली। द पर्पस ऑफ ऑब्जेक्ट डायग्राम सिमिलर टू क्लास डायग्राम, सिमिलर ही है जैसा कि हम लोग ने क्लास डायग्राम में पढ़ा था वैसे ही इसमें भी है। The difference is that a class diagram represents an abstract model consisting of class of the relationships. An object diagram represents an instance of a particular moment which is concrete in nature. अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी के बारे में कि जो क्लास है वो पूरा एक फुल रिप्रेजेंट व्यू करती है, फुल स्ट्रक्चर को व्यू करेगा कि क्या हमारा इनपुट है, क्या हमारा एक आउटपुट आ रहा है। और जो ऑब्जेक्ट डायग्राम है उस सिस्टम को जब रनिंग स्टेट में जब हम देखते हैं तो रनिंग स्टेट में अगर हम किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे जब हम कुछ चीज़ों को देखते हैं
तो वो हमारा एक इंस्टेंस डायग्राम होता है या फिर ऑब्जेक्ट डायग्राम होता है। ऑब्जेक्ट डायग्राम को हम लोग इंस्टेंस डायग्राम भी बोल सकते हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पर ही ये एक्सेस करता है चीज़ों को। ठीक है। The purpose of object diagram summarized as forward and reverse engineering object relationship of a system, वही सब कुछ है जैसा क्लास डायग्राम में था। How to draw an object diagram, ऑब्जेक्ट डायग्राम लोग कैसे बनाते हैं तो उसके बारे में ये object diagram is an instance of a class diagram. It implies that an object diagram consists of instances of things used in a class diagram. जो भी क्लास डायग्राम में हम चीज़ों को यूज़ करते हैं उसी को ही हम लोग ऑब्जेक्ट डायग्राम में एक स्टैटिक व्यू के तौर पर उसको रिप्रेजेंट करते हैं। Both diagrams are same in nature, but in class diagram elements are in abstract form. तो वही सब कुछ जैसा अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा कि जो क्लास डायग्राम है वो होल को रिप्रेजेंट करता है और जो ऑब्जेक्ट डायग्राम है वो एक स्टैटिक व्यू या एक स्नैपशॉट को व्यू करता है किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर। ठीक है। फर्स्ट एनालाइज द सिस्टम एंड डिसाइड, ये सब तो ठीक है ऐसे ही है। First analyze the system and decide which instance have important data and association. Second, consider only those instances which will cover the functionality. Third, make some optimization as the number of instances are unlimited. ये तो इसका थ्योरी पार्ट हो गया कि थोड़ा सा इसमें ये कवर किया गया है कि कैसे हम लोग इंस्टेंसेस को कवर करेंगे कि कौन कौन से इंस्टेंस ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रहे हैं किसी भी सिस्टम को रनिंग स्टेट में दिखाने के लिए, क्योंकि एक सिस्टम है तो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना है, बहुत सारे मॉड्यूल से मिलकर बना होता है। तो जो भी मॉड्यूल उस टाइम पर जब सबसे ज़्यादा रोल प्ले कर रहा होता है उसी को ही हम लोग इसमें कंसिडर करते हैं। Before drawing an object diagram, the following things should be remembered. Object diagrams consist of objects. ये ऑब्जेक्ट से ही बनेगा, जो भी हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे उसी को हम लोग इसमें मेंशन करते हैं। द लिंक इन ऑब्जेक्ट डायग्राम यूज टू कनेक्ट ऑब्जेक्ट्स, लिंक्स हम लोग कनेक्ट करेंगे कैसे कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट कर रहा है। ऑब्जेक्ट्स एंड लिंक्स आर द टू एलिमेंट्स विच यूज टू कंस्ट्रक्ट एन ऑब्जेक्ट डायग्राम। ठीक है। अब एग्जाम्पल है कि इसमें उसी एग्जाम्पल को लिया गया है जो हम लोगों ने पिछले क्लास में कस्टमर या रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम को देखा था या फूड ऑर्डरिंग सिस्टम को देखा था कि इट हैज फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, कस्टमर, ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर और नॉर्मल ऑर्डर। इसमें एक कस्टमर था, वो जब एक रेस्टोरेंट में जाएगा तो कुछ ऑर्डर प्लेस करेगा। अब वो ऑर्डर क्या हो सकता है, इसमें थोड़ा सा इन्होंने इसको और डिफरेंट वो किया था, इसमें दो पार्ट्स में उसको और थोड़ा सा डिटेलिंग करी थी कि जो ऑर्डर है वो हमारा स्पेशल ऑर्डर भी हो सकता है और नॉर्मल ऑर्डर भी हो सकता है। तो उसी एग्जाम्पल को लेकर के इन्होंने क्लास डायग्राम से ऑब्जेक्ट डायग्राम को बनाया है। ठीक है। तो ये जो अभी इस समय जो ये थ्योरी है इसमें नाउ द कस्टमर ये सब लिखा है, ये उसी ऑब्जेक्ट डायग्राम का ही एक पार्ट है कि कैसे ये बनाया गया है। तो मेन ये है, ये जैसे ऑब्जेक्ट डायग्राम ऑफ एन ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम जो हम लोगों ने क्लास देखा था उसी का ये ऑब्जेक्ट डायग्राम है। ऑब्जेक्ट डायग्राम एक कस्टमर नाम का क्लास था, उसका ऑब्जेक्ट बनाया। अब उसने क्या किया था, कुछ ऑर्डर प्लेस किए थे। अब उन ऑर्डर्स में कुछ ऑर्डर क्या था, स्पेशल था, कुछ नॉर्मल ऑर्डर था। तो अब एक जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर किसी रेस्टोरेंट में गया, अब उसने उसके एंटर होने और एग्जिट होने के बीच में कुछ हुआ होगा। कुछ हुआ क्या होगा कि उसने अब खाना रेस्टोरेंट जा रहा है तो फूड से रिलेटेड चीज़ें होंगी, मतलब कि ऑर्डर देगा, ऑर्डर प्लेस होगा और अपना वो खाना पीना खा करके अपना ऑर्डर कंप्लीट करके मतलब बिल पे करके वापस आ जाएगा। तो उस बीच में जो हुआ वही हमें ऑब्जेक्ट डायग्राम को दिखाना है कि एक टाइम पर मान लीजिए जैसे उसका टाइम था 10 से 11। ठीक है। 10 से 11 के बीच में एक रेस्टोरेंट में था या 10 से 12 के बीच में रेस्टोरेंट में था। तो 10 से 12 के बीच के किसी भी टाइम को अगर आप उठा लेंगे तो कुछ ना कुछ चल रहा होगा कि कस्टमर ने कुछ ऑर्डर प्लेस किया होगा। अंदर जाते ही ऑर्डर प्लेस किया तो उसने मान लेते हैं इनके एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग उसने 3 ऑर्डर प्लेस किए, ऑर्डर 1, 2 और 3। ठीक है। नंबर इस तरह भी डिफरेंस है कि मान लीजिए उसने कुछ ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर नंबर 1, ये उसके लिए ऑर्डर नंबर 1 हो गया। अब उसका ऑर्डर नंबर क्या हुआ 12, मतलब पहले से भी और कुछ लोग रहे होंगे तो उनके सीरियल के अकॉर्डिंग इस कस्टमर का जो पहला ऑर्डर का नंबर आया वो हुआ 12। अब वो ऑर्डर किस टाइप का था, स्पेशल ऑर्डर। अब इसका भी नंबर क्या हो रहा 20। ठीक है। इस तरीके से हुआ। थोड़ी देर बाद उसने कुछ और एक ऑर्डर प्लेस किया अपना ऑर्डर नंबर 2 के नाम से, जिसका नंबर था 32। ठीक है। अब वो क्या था, स्पेशल ऑर्डर था हमारा, स्पेशल ऑर्डर था उसका। तो उसका नंबर सीरियल नंबर क्या आता है 30 है। हर ऑर्डर का एक सीरियल नंबर रिकॉग्नाइज करने के लिए कि ये ऑर्डर इस कस्टमर से रिलेटेड है, इसी कस्टमर का ये ऑर्डर है। इस तरह से डिफ्रेंशिएट करने के लिए किया गया है। फिर कुछ टाइम के बाद उसने एक ऑर्डर नंबर 40 प्लेस किया, ऑर्डर थर्ड उसका ऑर्डर जो कि नॉर्मल ऑर्डर था वो था
60 नंबर का, उसका जो सीरियल नंबर था वो 60 था। तो इस तरीके से हम एक दिखा सकते हैं। अब जैसे इसको अगर हमें और थोड़ा सा सिंपल बनाना है, तो आप सिर्फ इतना ही अगर शो करें कि मान लीजिए एक टाइम पे कस्टमर को व्यू किया गया, तो वो अभी इस स्टेट में था कि अभी उसने सिर्फ पहला ही ऑर्डर प्लेस किया था और ये ऑर्डर स्पेशल ऑर्डर था। कुछ टाइम के बाद 10 से 20 के टाइम में ही कुछ दूसरे टाइम पे उसको व्यू किया गया, उसने क्या ऑर्डर किया, तो वो ये था जिसमें ऑर्डर नंबर उसने 2 अपना सेकेंड ऑर्डर प्लेस किया। फिर थोड़ी देर बाद उसने अपना तीसरा ऑर्डर भी प्लेस किया। तो ये इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। एक मिनट थोड़ा और क्लियर हो जाए। ये जो दूसरा ऑर्डर था वो हमें दूसरे कलर से दिखा रहे हैं, तो और थोड़ा सा इसमें पता चलेगा ढंग से। और जो तीसरा ऑर्डर था वो इस तरीके से शो कर सकते हैं। ये सेपरेट सेपरेट तीनों हैं, लेकिन जब आप इसको कंबाइन करके बनाएंगे तो इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, रेड वाला एक ऑर्डर का हो गया, एक टाइम पर सिस्टम जब व्यू किया गया तो ये सब चल रहा था। थोड़े टाइम के बाद देखा गया कि कस्टमर ने क्या किया है, तो ये जो ऑरेंज वाला है ये एक दूसरा एक सिस्टम का उसका व्यू हो गया। थर्ड कुछ टाइम के बाद उसने व्यू किया गया तो तीसरा व्यू हो रहा था। तीसरा मतलब सिस्टम चल रहा था जिसमें एक तीसरा उसने ऑर्डर प्लेस किया था। अब अगर हो सकता है चौथा भी उसने ऑर्डर प्लेस किया तो वो भी आप ऐसे लिख सकते हैं, O4 ऑर्डर नंबर उसका कुछ भी डाल सकते हैं जो इन सबसे डिफरेंट हो, 45 49 कुछ भी, और उस ऑर्डर को आप बता सकते हैं कि वो नॉर्मल है या फिर स्पेशल ऑर्डर है, इस तरह करके बता सकते हैं। तो उस चीज को पूरा कंबाइन करके इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये होता है ऑब्जेक्ट डायग्राम की एक फुल सिस्टम को व्यू करने के बजाय हम किसी इंस्टेंस पर अगर सिस्टम को देखें या किसी पर्टिकुलर टाइम पर अगर किसी सिस्टम को व्यू करते हैं तो वो हमारा एक ऑब्जेक्ट डायग्राम होता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं कि जैसे जब आपकी क्लास चल रही होती है कोई भी क्लास, तो क्लास का टाइमिंग 1 घंटे का होता है। अब अगर कोई अगर व्यू करने आए या इंस्पेक्शन करने आए, तो उस क्लास के दौरान कुछ किसी भी सब्जेक्ट में जो पढ़ाया जा रहा होता है, मान लीजिए 4 टॉपिक में से अगर कोई टीचर सेकंड नंबर के टॉपिक पे है, तो जो भी व्यू करने आएगा वो क्या देखेगा कि इस क्लास में सेकंड नंबर का टॉपिक चल रहा है जो पढ़ाया जा रहा है। फिर 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद आया, उसने देखा कि अब क्या हो रहा है, थर्ड नंबर का टॉपिक आ रहा है। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर टाइम पर जो भी चीजें हो रही हैं कि एक व्यू हमें जो मिल रहा है तुरंत देखने पर, वही हमारा ऑब्जेक्ट डायग्राम होता है। उसी को हम अपने ऑब्जेक्ट डायग्राम के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, क्लास डायग्राम क्या बताता है, एक फुल व्यू देता है, और जो ऑब्जेक्ट डायग्राम है वो हमारा एक इंस्टेंस व्यू दे रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम पर व्यू दे रहा है। ठीक है, इसके बहुत सारे और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो वो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसी चीज को ही एक्सप्लेन करने के लिए ही ऊपर ये लिखा गया है, नाउ द कस्टमर सी इज एसोसिएटेड विद 3 ऑब्जेक्ट्स O1 O2 O3। अब एग्जाम में जैसे ऑब्जेक्ट डायग्राम के बारे में आता है कि ऑब्जेक्ट डायग्राम क्या होता है, कैसे इसको लिखते हैं, बट ये टारगेट डायग्राम्स, ठीक है। अब एग्जाम में अगर आता है कि ऑब्जेक्ट डायग्राम को एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करिए, ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर में आएगा, तो आप पहले ये लिखेंगे ऑब्जेक्ट डायग्राम होता क्या है। ठीक है, इतनी लाइन आप लिख सकते हैं कि सिमिलर टू अप्रॉक्सीमेट सिमिलर टू क्लास डायग्राम होता है, बस हम लोग इसमें एक इंस्टेंस को व्यू करते हैं कि इसलिए हम लोग इसे इंस्टेंस डायग्राम भी बोल सकते हैं या बोलते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा इसको जितना उसी डायग्राम को ही आप और इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं थोड़ा सा अपने थ्योरी पार्ट को लेंदी करने के लिए। ठीक है, पर्पस दिखा सकते हैं, जो जो क्लास डायग्राम क्या है वही सब इसमें भी है, ऑब्जेक्ट डायग्राम में भी। ठीक है, फिर एक और एग्जाम्पल के थ्रू जब बताना है तो आप इस एग्जाम्पल को ले सकते हैं, ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम या फूड ऑर्डरिंग सिस्टम की पर्टिकुलर टाइम पर किसी कस्टमर ने पहले इस ऑर्डर को लिया, उसका ऑर्डर स्पेशल था तो एक ये व्यू किया गया, फिर दूसरे कुछ समय के बाद 10-15 मिनट के बाद उसने दूसरा ऑर्डर प्लेस किया तो वो ये हो गया नॉर्मल ऑर्डर उसका हो गया। ठीक है, और कुछ समय के बाद उसने तीसरा ऑर्डर किया तो ये हो गया। तो तीनों का एक कंबाइंड फॉर्मेट है कि अलग अलग समय पर ये सब व्यू किया गया है। ठीक है, इस तरीके से दिखा सकते हैं। फिर इसको एक्सप्लेन करना है, अगर क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा मार्क्स का है तो आप इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसी ये जैसे लिखा हुआ है कि कस्टमर ऑब्जेक्ट सी इज एसोसिएटेड विद 3 ऑब्जेक्ट्स O1 O2 O3, मतलब कि जो अभी आपने इधर बनाया है बस उसको आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पहले उसने O1 किया वो ये था, O2 किया ये था, O3 किया और इसका ये नॉर्मल ऑर्डर था। इस तरीके से आप बता सकते हैं जो भी आपने ये बनाया डायग्राम बनाया है बस उसी को ही इसमें शो करना होता है, शो कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आंसर आपका लेंदी हो जाएगा तो क्वेश्चन के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही चलेगा, वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, और इसमें देखते हैं आगे क्या है, वेयर टू यूज ऑब्जेक्ट डायग्राम, कहाँ पर हम लोग इसको बनाते हैं।
ऑब्जेक्ट डायग्राम्स कैन बी इमेजिन्ड एज द स्नैपशॉट ऑफ अ रनिंग सिस्टम एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, ठीक है। लेटेस्ट एग्जांपल, कंसीडर एग्जांपल ऑफ रनिंग ट्रेन। एक रनिंग ट्रेन का इन्होंने एग्जांपल लिया है कि इफ यू टेक ए स्नैप ऑफ द रनिंग ट्रेन, then you will find a static picture of it having the following: a particular state which is running, a particular number of passengers which will change if the snap is taken, ठीक है। एक दूसरा एक और अच्छा एग्जांपल लिया है रनिंग ट्रेन का, ठीक है। जैसे अगर हम एक ऊपर से एक ओवरव्यू मतलब ले, एक बाहर बाहर से अगर इसको व्यू करें तो क्या हमें मिलेगा कि ट्रेन ए स्टेशन से लेकर के स्टेशन जेड तक गई, मान लीजिए चेक कर लिया कि एक ट्रेन स्टेशन ए से लेकर के स्टेशन जेड तक गई, वो उसका एक रनिंग पैटर्न है। अब हमें ये तो हमारा क्लास डायग्राम का पार्ट हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट डायग्राम जब हमको बनाना है तो एक हमें किसी पर्टिकुलर टाइम पर एक उसका स्नैप लेना है कि वो ट्रेन कहाँ पे है। मान लेते हैं अगर हमने ट्रेन चलने के 4 घंटे बाद एक व्यू लिया कि ट्रेन कहाँ पे है इस समय, तो हमने देखा ट्रेन इस समय स्टेशन डी पर है और उसमें इस स्टेशन डी पर है और उसमें से कुछ पैसेंजर्स या नंबर ऑफ दिस पैसेंजर्स इन हुए और नंबर ऑफ दैट पैसेंजर्स आउट हुए। इस तरह से हम एक बना सकते हैं। फिर 3 घंटे बाद लिया गया तो वो कुछ दूसरी स्टेशन पे मिली, एच स्टेशन पे, जी स्टेशन पे मिली। तो एक पर्टिकुलर टाइम पर हमें ये चेक करना है कि किस टाइम पे मतलब या किस मोमेंट पे क्या एक्टिविटी हो रही है, उस टाइम पर क्या एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। तो इस आप इस एग्जाम्पल को भी अपने उसमें शामिल कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो और थोड़ा सा आंसर आपका सही हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा। कि एक से ज़्यादा एक एग्जाम्पल को आपने लिखा, उसको एक्सप्लेन कर दिया, और क्वेश्चन अगर ज़्यादा मार्क्स का है तो आपने दूसरा एग्जाम्पल भी ले करके उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, तो इससे आपका जो आंसर है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, अच्छे मार्क्स मिलने के ज़्यादा चांस रहते हैं, ठीक है। Here we can imagine the snap of a running train in an object having the above rules, and this is true for real-time complex system. ये सब तो ठीक है। It can be said that object diagrams are used for making the prototype of a system, ठीक है। सिस्टम कैसे बिहेव करेगा या किस टाइम पे क्या बिहेव कर रहा है। रिवर्स इंजीनियरिंग, मॉडलिंग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम फ्रॉम प्रैक्टिकल एस्पेक्टिव्स। ये तो सब इतना जरूरी नहीं है लिखने के लिए, लेकिन जो मेन चीज़ें लिखने के लिए वो ये है कि ऑब्जेक्ट डायग्राम क्या होते हैं, क्लास डायग्राम से कितने अलग हैं और किस तरह से अलग हैं, ठीक है। थोड़ा सा ही डिफरेंस है, और एक एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको बना सकते हैं, बता सकते हैं कि ये एग्जाम्पल हो गया जिसको आप बना करके एक्सप्लेन कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और एक दूसरा एग्जाम्पल है जिसको आप ट्रेन वाला एग्जाम्पल ये भी दिखा सकते हैं, या क्लासरूम का डायग्राम दिखा सकते हैं, कुछ भी डायग्राम दिखा सकते हैं, किसी भी तरह का डायग्राम हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया एक ऑब्जेक्ट डायग्राम। ये गूगल क्लासरूम में अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से एक्सेस करके अपने नोट्स बना लीजिएगा इससे, ठीक है। अपने कुछ हार्ड कॉपी के नोट्स भी कुछ रखिएगा साथ में, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। मोबाइल और लैपटॉप से थोड़ा सा दूर ही रहिए, जितना हो सके सिर्फ क्लास अटेंड करने तक ही रहिए, ना बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा इसका, बैड इफेक्ट, ठीक है। अपनी कॉपी में लिखते रहिए, तो लिखेंगे तो आपको याद भी बना रहेगा चीज़ें, कि जब आप लिखते हैं तो चीज़ें दिमाग में आती रहती है, वो याद बनी रहेंगी लंबे समय तक के लिए, ठीक है। तो लिखने की भी आदत डालिए, नहीं तो जब पेपर में अचानक से ज़्यादा लिखना पड़ जाता है तो फिर वो आदत छूट जाती है, बनता नहीं है लिखते हैं। इसीलिए लिखते भी रहिए, कॉपी में अपने नोट्स बनाते रहिए, तो आपकी लिखने की भी आदत बनी रहेगी, और जो नोट्स हैं वो आपकी हार्ड कॉपी में भी प्रिपेयर होते रहेंगे। छोटा छोटा ही लिखना होता है नोट्स, बहुत ज़्यादा नहीं लिखने हैं आपको, ठीक है। चलिए इसको बंद करके दूसरा देखते हैं क्या है।
ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट डायग्राम। ठीक है, कंपोनेंट डायग्राम क्या होता है, कैसे बनाते हैं, ये सारे टॉपिक आपको गूगल क्लासरूम में अवेलेबल है। ठीक है, नोट्स चाहे तो नोट्स से एक्सेस कर लीजिएगा, चाहे तो पर्टिकुलर टॉपिक वाइज है वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है ऑब्जेक्ट डायग्राम में, सॉरी कंपोनेंट में। कंपोनेंट डायग्राम्स आर डिफरेंट इन नेचर इन टर्म्स ऑफ नेचर एंड बिहेवियर, थोड़े से अलग हैं क्लास और कंपोनेंट क्लास और ऑब्जेक्ट डायग्राम से। ठीक है, इसमें हम पर्टिकुलर कंपोनेंट्स की बात करते हैं। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, ओवरऑल सिस्टम की बात कर रहे थे कि सिस्टम क्या हमारा बिहेव करेगा, कैसा हम उसमें इनपुट देंगे, कैसा हमको आउटपुट मिलेगा, या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पर हम क्या व्यू करेंगे, वो अभी तक हम देख रहे थे क्लास और ऑब्जेक्ट डायग्राम में। कंपोनेंट डायग्राम में हम कंपोनेंट्स पर ध्यान रखते हैं कि जो हमारे अंदर की किसी भी सिस्टम की जो फंक्शनैलिटीज हैं, उसमें जो जो कंपोनेंट्स कनेक्टेड हैं उनके बारे में हम लोग इसमें देखते हैं। कंपोनेंट डायग्राम्स आर यूज्ड टू मॉडल द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, इसमें हम लोग फिजिकल एस्पेक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। What are these physical aspects? Physical aspects are the elements such as executables, libraries, files, documents, etc. which resides in a node. ठीक है, इसमें हम लोग डॉक्यूमेंटेशन पे ज़्यादा थोड़ा ध्यान देते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन पर ही कि एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हमारे सिस्टम में कौन कौन सी है। अगर हम कोई सिस्टम में कोई चीज़ अगर रन करा रहे हैं तो वो कौन कौन सी हमें लाइब्रेरीज हमें इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सी हम फाइल्स को इंक्लूड कर रहे हैं, हम इन सब चीज़ों को इसमें नोट करते रहते हैं। ठीक है, कंपोनेंट डायग्राम्स आर यूज्ड टू विजुअलाइज द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलेशनशिप्स अमंग कंपोनेंट्स इन अ सिस्टम। दिस डायग्राम्स आर यूज्ड टू मेक एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जो भी होती हैं उनके बारे में हम लोग इसमें देखते हैं कि दिस डायग्राम्स आर यूज्ड टू मेक एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल सिस्टम्स। पर्पस ऑफ कंपोनेंट डायग्राम क्या, अभी इसमें एग्जाम्पल जब देखेंगे तो और क्लियर होगा। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है, अभी आता है एग्जाम्पल पर भी। पर्पस क्या है, इज ए स्पेशल काइंड ऑफ यूएमएल डायग्राम, क्योंकि इसमें हम लोग डॉक्यूमेंटेशन पर ध्यान दे रहे होते हैं। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स या लाइब्रेरी जो भी हम अपने सिस्टम को रन कराने के लिए जिन चीज़ों को फाइल्स को इंक्लूड करते हैं उसके बारे में हम लोग इसमें देख रहे होते हैं कि सिस्टम क्या क्या कंपोनेंट है। द पर्पस इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम ऑल द डायग्राम्स। इट डज नॉट डिस्क्राइब द फंक्शनैलिटी ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, इट डज नॉट डिस्क्राइब द फंक्शनैलिटी ऑफ अ सिस्टम बट इट डिस्क्राइब्स द कंपोनेंट्स यूज्ड टू मेक दोज फंक्शनैलिटीज। ठीक है, इसमें हम लोग फंक्शनैलिटीज पर वैसे ध्यान नहीं देते कि फंक्शन अंदर क्या प्रोसेस हो रही है। ठीक है, इट डज नॉट डिस्क्राइब द फंक्शनैलिटी ऑफ सिस्टम। कैसे, जैसे अगर आपने लॉगिन, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे किसी भी वेबसाइट में जब हम लॉगिन करते हैं तो क्या करते हैं, अंदर होम पेज पर पहुंचते हैं। ठीक है, और अगर लॉगिन करने के बाद अगर हमारा अकाउंट नहीं बना होता है तो हमसे क्या कहता है कि यू आर नॉट एग्जिस्ट या योर अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट, प्लीज क्रिएट अकाउंट, इस तरह से करते हैं। तो अंदर क्या हो रहा है, कैसे गया डेटा, कहाँ से कैसे फेच हुआ, डेटाबेस से मैच होकर के वापस क्वेरी कैसे आई, रिस्पॉन्स कैसे आया, उस पर हम लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे। इट डज नॉट डिस्क्राइब द फंक्शनैलिटी ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, फंक्शन अंदर कैसे काम कर रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है, बट इट डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स यूज्ड टू मेक दोस फंक्शनैलिटीज। हम जो उन कंपोनेंट्स पर ध्यान देने हैं कि जिन कंपोनेंट्स से अंदर की फंक्शनैलिटीज हो रही है, मतलब कि जैसे लॉगिन पेज से अगर हम लोग होम पेज पर पहुंच रहे हैं या फिर लॉगिन पेज से हम लोग साइन अप पेज पर पहुंच रहे हैं, वहाँ इस पर हम लोग को देखना है कि लॉगिन बटन पे कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी बनी होगी, तो अंदर क्या प्रोसेस चल रही है उस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, वो तो उसकी अपनी प्रोसेस है, हमें बस ये देखना है कि हम लॉगिन पेज से कहाँ कहाँ जा सकते हैं। या तो हम होम पेज पे जा सकते हैं अंदर एंटर करके, या फिर अगर हमारा अकाउंट नहीं क्रिएटेड है तो हम साइन अप पेज पे जा सकते हैं जहाँ हम अपना अकाउंट नया क्रिएट करेंगे। ठीक है, component diagrams are used to visualize the physical components of a system. ठीक है, these components are libraries, packages, files, वही चीज जो अभी हम लोग ने ऊपर देखा था। फिर कंपोनेंट डायग्राम कैन आल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज ए स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, ये एक स्टैटिक व्यू ही प्रोवाइड कराता है। स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन रिप्रेजेंट्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपोनेंट्स एट ए पर्टिकुलर मोमेंट। ठीक है, एक पर्टिकुलर मोमेंट पर यूजर भी किस पेज से किधर मूव किया है या कौन सी मॉड्यूल रन किया हुआ है उसको हम लोग इसमें देखते हैं। A single component diagram cannot represent the entire system, but a collection of diagrams is used to represent the whole. ठीक है, एक ये वाली लाइन इससे जुड़ी हुई है, जैसे ये कह रहा है कि स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन रिप्रेजेंट्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपोनेंट एट ए पर्टिकुलर मोमेंट।
यानी कि कोई सिस्टम अगर रन कर रहा है तो एक लार्ज स्केल पे रन कर रहा है, हम लोग जो व्यू ले रहे हैं वो स्टैटिक व्यू ले रहे हैं और एक पर्टिकुलर टाइम पर ले रहे हैं। तो पर्टिकुलर टाइम पर किया गया व्यू पूरे सिस्टम का व्यू नहीं होता है। A single component does not cannot represent the entire system, but a collection of diagrams is used to represent the system। यानी कि अगर हम एक फिक्स टाइम पर या के एक टाइम पर अगर हम कुछ व्यू करते रहें कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हम यूज कर रहे हैं, तो वो एक पूरा हमारा एक एंटायर कंपोनेंट डायग्राम बनाएगा। मतलब कंपोनेंट डायग्राम का पूरा वो एंटायर एक होल सिस्टम बनाएगा। ठीक है, इसमें ये लाइन ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है कि इट डज नॉट describe the functionalities of a system, but it describes the components used to make those functionalities। ठीक है, और ये लाइन static implementation represents the, यहाँ से ये component diagrams can also be described as a static implementation view of a system। Static represents means organization of the components at a particular moment। ठीक है, सिंगल कंपोनेंट डायग्राम कैन नॉट रिप्रेजेंट द एंटायर सिस्टम बट अ कलेक्शन ऑफ डायग्राम्स। यानी कि अगर आप कंपोनेंट डायग्राम किसी भी सिस्टम को देख रहे हैं तो वो फुल सिस्टम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, कोई पर्टिकुलर टाइम पर उस सिस्टम को व्यू करके आपको कंपोनेंट डायग्राम दे रहा है। ठीक है, तो ये एक इसमें है। द पर्पस ऑफ कैन बी समराइज्ड एज विजुअलाइज द कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, कंस्ट्रक्ट एग्जीक्यूटेबल्स फॉर यूजिंग फॉरवर्ड एंड रिवर्स इंजीनियरिंग। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को कंस्ट्रक्ट करता है, इसमें कौन कौन से हम इसमें यूज कर रहे हैं। डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलेशनशिप ऑफ द कंपोनेंट। जो भी मॉड्यूल्स इसमें हैं वो कैसे आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, हाउ टू ड्रॉ कंपोनेंट डायग्राम। इट डिस्क्राइब्स द फिजिकल आर्टिफैक्ट्स ऑफ अ सिस्टम। द आर्टिफैक्ट्स इंक्लूड्स दिस फाइल्स, लाइब्रेरीज, एग्जीक्यूटेबल्स, डॉक्यूमेंटेशन। इस तरीके से component diagrams are used during the implementation phase of an application. However, it is prepared well in advance to visualize the implementation details। ठीक है, this diagram is very important as without it the application cannot be implemented efficiently। मतलब कि component diagram में कि कोई component जो है वो जो भी हमारे अंदर की फाइल्स है वो कौन कौन सी फाइल्स हैं या हम किस मॉड्यूल से जंप करके किस मॉड्यूल पर जा रहे हैं ये हम इसमें शो करते हैं। ठीक है, अब वेल प्रिपेयर्ड कंपोनेंट डायग्राम इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अदर एस्पेक्ट्स सच एज एप्लीकेशन परफॉर्मेंस, मेंटेनेंस वगैरह। ठीक है, ये सब तो उसकी ट्रबल शूटिंग के लिए हो जाता है कि अगर कहीं कोई एरर आती है तो कैसे उसको दूर करेंगे। बिफोर ड्रॉइंग अ कंपोनेंट डायग्राम द फॉलोइंग आर्टिफैक्ट्स आर टू बी आइडेंटिफाइड क्लियरली। कुछ चीज़ों को हम इसमें पहले से आइडेंटिफाई करते हैं अपने कंपोनेंट डायग्राम्स को बनाने के लिए कि हम कौन कौन सी चीज़ें इसमें यूज़ करेंगे। फाइल्स यूज इन अ सिस्टम, कौन कौन सी फाइल्स हैं, क्योंकि जो भी हम मॉड्यूल्स क्रिएट कर रहे हैं वो सब एक फाइल के तौर पर अंदर उसमें कोड वर्ड में स्टोर है। लाइब्रेरीज एंड अदर आर्टिफैक्ट्स, जो भी हम कुछ लाइब्रेरीज को इंक्लूड करते हैं अपनी फाइल्स को या अपने प्रोग्राम को सिस्टम को रन कराने के लिए। और रिलेशनशिप्स अमंग द आर्टिफैक्ट्स, उनके बीच क्या रिलेशनशिप है कि मतलब एक मॉड्यूल से हम कनेक्ट होकर के दूसरे मॉड्यूल तक कैसे पहुंच रहे हैं या कैसे कनेक्टेड है हम, इस तरीके से वो शो करेगा। अब ये एग्जाम्पल इसको देखते हैं। फॉलोइंग इज एन कंपोनेंट डायग्राम फॉर ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। उसी ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का ही ये कंपोनेंट डायग्राम लिया गया है। ठीक है, हियर द आर्टिफैक्ट्स आर फाइल्स। ठीक है, जो भी हमारे पास आर्टिफैक्ट्स है जिनका हमें यूज करना है वो हमारी फाइल्स हो जाएंगी। यानी कि जैसे हम द डायग्राम शोज द फाइल्स इन द एप्लीकेशन एंड द रिलेशनशिप्स। कंपोनेंट डायग्राम्स आर आल्सो कंटेन्स DLL फाइल्स, लाइब्रेरीज एंड फोल्डर्स। ठीक है, जो भी हमारी जरूरत की चीजें हैं, जो भी हमारी एडिशनल फाइल्स होती है वो हम सब अपने कंपोनेंट डायग्राम में यूज करेंगे। ठीक है, जैसे ये है हम लोग का कंपोनेंट डायग्राम, जो भी फूड ऑर्डरिंग या रेस्टोरेंट मैनेजमेंट या क्या जो भी अभी हम लोग ने एग्जांपल देखा था उसी के ऊपर है ये। उसमें 4 तरीके की चीज़ें थी। एक कस्टमर था, कस्टमर का एक फाइल है, एक ऑर्डर नाम की फाइल है और ऑर्डर में दो तरीके की फाइल है, नॉर्मल ऑर्डर और स्पेशल ऑर्डर। इसमें डॉट जावा लिखा हुआ है, इन्होंने जावा से इम्प्लीमेंट किया है। हम लोग इसमें C++ से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो C++ नाम की फाइल्स, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स इसमें क्रिएट होंगी। ठीक है, ये हमारी जावा फाइल्स यही है और ये हमारे सारे कंपोनेंट्स थे, कंपोनेंट कस्टमर ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर, नॉर्मल ऑर्डर। तो ये हमारे मेन सिस्टम के में यही रोल प्ले कर रहे थे। यानी कि कस्टमर आता था, कस्टमर कोई भी होगा वो कस्टमर एग्जिस्ट कर रहा है, एक ऑर्डर प्लेस करेगा। ठीक है, कस्टमर ऑर्डर से कनेक्टेड है और ऑर्डर किससे कनेक्टेड है, स्पेशल ऑर्डर, नॉर्मल ऑर्डर से। यानी कि जो भी हमारा ऑर्डर है वो 2 तरीके से इसमें डिफाइन किया गया है, एक स्पेशल ऑर्डर और एक नॉर्मल ऑर्डर से। ठीक है, तो ये हमारी 4 चीज़ें थी जो फूड ऑर्डरिंग सिस्टम या ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम में मेजर रोल प्ले कर रही थी, कस्टमर, ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर और नॉर्मल ऑर्डर। तो यही हमारी इस एग्जीक्यूटेबल फाइल से इन्हीं को ही हम लोगों ने कंबाइन करके
ये कैसे वर्क करेगा, कस्टमर होगा वो ऑर्डर प्लेस करेगा, ये डायरेक्ट इससे कनेक्टेड है, ठीक है। और ऑर्डर जो था वो दो चीज़ों से और कनेक्टेड है, नॉर्मल ऑर्डर और स्पेशल ऑर्डर। इस तरीके से हम लोग इसमें शो कर सकते हैं। मेन डायग्राम तो सिर्फ इतना ही है कि जितना ये दिखाया गया इसमें। मेन डायग्राम इसमें ये जो ये दिखाया गया, यहाँ से कस्टमर का ऑर्डर से कनेक्शन, ऑर्डर का स्पेशल और नॉर्मल ऑर्डर से कनेक्शन, ठीक है। ये जो एरो दिख रहे हैं ये वाले, ये सिर्फ शो करने के लिए कि हमारे जो एक मॉड्यूल्स हैं, क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या है, ठीक है। ये हमारे कंपोनेंट्स हो जाएंगे, कस्टमर, ऑर्डर, स्पेशल और नॉर्मल, ठीक है। ये हमारे मेन कंपोनेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इन्हीं को मिला करके हम लोगों ने कंपोनेंट डायग्राम बनाया है, और ये हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं, ठीक है। और भी कुछ उसमें अगर जरूरत पड़ने पर कुछ DLL फाइल्स या और भी दूसरी तरीके की लाइब्रेरीज अगर इंक्लूड होंगी तो और भी हम अपने सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। जैसे बहुत बड़ा जब सिस्टम वर्क करता है तो उसमें कई तरीके की चीज़ें बनती हैं, तो उसको हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उसी एग्जाम्पल का ही हम लोग इसमें बना सकते हैं कंपोनेंट डायग्राम। Where to use component diagram are used, component diagrams are used to visualize the static implementation of a system, ठीक है। स्टैटिक ही है क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट डायग्राम से मिलकर के एक बड़ा सिस्टम या पूरा एक फुल सिस्टम बनता है। तो ये भी सिमिलरिटी इतनी है इसकी ऑब्जेक्ट डायग्राम से कि जैसे ऑब्जेक्ट डायग्राम भी एक इंस्टेंस डायग्राम था, एक पर्टिकुलर टाइम पर हम उसको व्यू कर रहे थे, तो इसको भी हम एक स्टैटिक डायग्राम बोल सकते हैं। कंपोनेंट डायग्राम्स आर स्पेशल टाइप ऑफ इवेंट डायग्राम्स यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस, ठीक है। इसमें हम सिर्फ फंक्शनिंग अंदर की नहीं दिखाते हैं कि अंदर कैसे कस्टमर से कैसे, जैसे कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा तो क्या कोड लिखा है उससे मतलब नहीं है। फिर वो ऑर्डर नॉर्मल ऑर्डर बनेगा या स्पेशल ऑर्डर बनेगा, वो यहीं से ही कस्टमर ही ऑर्डर को उसमें डिफाइन करेगा कैटेगरी में, ठीक है। तो उस फंक्शनिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि अंदर क्या कोड लिखा है, बस ऊपर ऊपर की जो लेयरिंग है उस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं इसमें, ठीक है। ठीक है। दिस डायग्राम शो द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम, फिजिकली क्या क्या फाइल्स इसमें यूज हो रही हैं वो सब चीज़ों के लिए। वी कैन से दैट कंपोनेंट डायग्राम्स डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपोनेंट्स इन अ सिस्टम, कि कोई भी सिस्टम पे क्या क्या कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं उन सबको ये प्रॉपरली डिफाइन करता है। Organization can be further described as the location of the components in a system. These components are organized in a special way to meet the requirements, ठीक है। those components are libraries, X files, executables files, ये सब हम लोग अभी तक पढ़ चुके पहले, ऊपर के कंटेंट में वही है, ठीक है। बिफोर इम्प्लीमेंटिंग द एप्लीकेशन दीज कंपोनेंट्स आर टू बी ऑर्गेनाइज्ड, मतलब कि अगर आप सिर्फ इतने डायग्राम को अगर देख रहे हैं, अगर आपके सामने ये किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम का, फूड ऑर्डरिंग सिस्टम का अगर ये डायग्राम आपके सामने, तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये जो कस्टमर ऑर्डर, नॉर्मल और स्पेशल ऑर्डर है, ये मेन हमारे सिस्टम में रोल प्ले करेंगे, ठीक है। इन्हीं से मिलकर के ही हमारा फूड ऑर्डरिंग सिस्टम बनेगा, और इन्हीं के ही हमें मेन एग्जीक्यूटेबल फाइल्स क्रिएट करनी है जिसमें कस्टमर का डिटेल्स होंगी, ठीक है। उसका नाम, उसका एड्रेस वगैरह, या जब वो ऑर्डर देगा तो वो किस नंबर का ऑर्डर होगा, वो तो एडमिन सही उसमें उसमें डेटा आएगा। और फिर जो ऑर्डर होगा वो इसमें डिफाइन करेगा, नॉर्मल ऑर्डर होगा या स्पेशल ऑर्डर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इस कंपोनेंट डायग्राम को देख करके हम एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि हमारा सिस्टम क्या है और कैसे वर्क करेगा। कंपोनेंट डायग्राम से वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन इस परस्पेक्टिव, ठीक है। इसी को देख करके हम प्रॉपरली अपने सिस्टम को समझ सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें कनेक्टेड हैं। Thus the implementation team of an application should have proper knowledge of component details, ठीक है। Component diagram can be used to model the components of a system, ये तो करता ही है। Database schema, executables of an application, model the system source code, ये कुछ इसकी यूज़ है, कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कैन बी यूज टू, ये जो काम करता है कंपोनेंट डायग्राम, वो सारी चीज़ें एग्जाम के लिए वही सही लिखना है जैसे अभी तक ऑब्जेक्ट डायग्राम में था कि कंपोनेंट डायग्राम के बारे में आता है, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कंपोनेंट डायग्राम क्या होता है और ये बाकी डायग्राम से किस तरह से अलग है, ठीक है। पर्पस में भी इसके यही आ जाएगा, जो आप लिखेंगे बस उसी को थोड़ा सा एलेबरेट करके इसमें लिखना है। फिर एक एग्जाम्पल क्या होना चाहिए, एग्जाम्पल आप कुछ भी बना सकते हैं, अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ रहा है तो ठीक है, कोई और एग्जाम्पल अगर समझ में आता है तो वो भी ठीक है, ठीक है। फिर इसी एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर दीजिए, तो आपका एग्जाम्पल जो थ्योरी, आपका जो क्वेश्चन आंसर है वो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा तो सही रहता है, सही रहेगा, ठीक है। इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं।
ठीक है, अगर अटेंडेंस सबने पोस्ट कर दी है तो डिस्कनेक्ट हो सकते हैं आप लोग, इसलिए इसने पोस्ट कर दी अटेंडेंस।